अस्सलाम वालेकुम। रेनी डे वाला लेक्चर 80 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन का। अच्छा जी, कल हमने रेशियो एनालिसिस को देखा था और कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसको कंप्लीट करते हैं, कोई 40 मिनट्स तक उम्मीद हो जाएगा। और फिर एक IS 8 का सवाल करेंगे और मैं आपको होमवर्क के अंदर दे दूंगा इंशाल्लाह रेशियो के 2 या 3 सवाल। अब उनको भी साथ साथ शुरू करें, तो कल और परसों के 2 दिनों के अंदर भी फिर ये रेशो की ही प्रैक्टिस होगी। आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये जो हमने कल की क्लास की है, इसने हमें पेपर तैयार नहीं करवाया। पिछली क्लास में एक बच्चा पूछ रहा था कि ये तो रेशो सर आपने AL की बताई है, ये कम भी तो हो सकती है, ज़्यादा भी तो हो सकती है। मैंने कहा हाँ जी, ये तो हर सवाल के अंदर जाके प्रैक्टिस करेंगे, कम हो तो क्या होता है, ज़्यादा हो तो क्या होता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ बुनियाद पड़ रही है, ठीक है ना। बहरहाल इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन 3 तरह से की जाती है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। वर्टिकल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट को आप हर आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट को आप सेल से और हर आइटम ऑफ बैलेंस शीट को आप टोटल एसेट्स से लिंक करके देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा आया था रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने डिफरेंट रेशियोज़ पढ़ी थी। हमने 2 तरह की रेशियोज़ पढ़ ली थी। सबसे पहली रेशियोज़ जो हमने पढ़ी वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ थी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में 10 रेशियोज़ पढ़ी थी हमने, जिनमें 3 थी प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, 3 थी एक्सपेंस ओवर सेल रेशियो, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो थी, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। हज़रत आप कल आए थे? आपको मिस किया मैंने बहुत, तो लेक्चर्स ले लिए थे ये। अच्छा, चलें ठीक है। किधर थे यार तुम, आ भी जाओ। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और फिर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर मैंने आपसे कहा 10 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने की थी। सबसे पहली कौन सी थी? प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो। प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो में 3 तरह की थी, GP ओवर सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, PBIT ओवर सेल और नेट प्रॉफिट ओवर सेल, ठीक है। इसमें मैंने आपको कहा था जिस भी रेशो के बारे में आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़े उसके बारे में ऐसे लिखना, ये यूँ नहीं लिखना था। एक बच्चे का मैंने रजिस्टर देखा, उसने यूँ लिखा था दीज रेशियोज टेल दैट, फिर आगे सारी दीज, फिर ये दीज, ग्रॉस प्रॉफिट की वजह सारों की, इस तरह नहीं करना था। हमने ये समझाया था कि आपके इनमें से किसी एक के बारे में भी लिखना हो ना कि ये 30% का मतलब क्या है, तो आप यूँ लिखोगे GP रेशियो टेल्स दैट कंपनी इज अर्निंग ₹30 GP पर ₹100 ऑफ सेल। PBIT की बतानी हो तो आपने यूँ लिखना था कि द कंपनी इज अर्निंग 4.96 PBIT पर ₹100 ऑफ सेल। कंपनी इज अर्निंग ₹3.85 नेट प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल। मैंने ये यूँ कहा था, ठीक है। उसके बाद फिर बड़ी सादा सी बात है, ये उर्दू में ही लिखा हुआ था, अंग्रेजी को हमने क्या, मैंने बोला अभी क्या, कंपनी 30 रुपये अर्न करती है हर 100 रुपये की सेल में। GP मतलब 100 रुपये में 100 रुपया बेच, हाँ 100% में है ना। मतलब अगर ये कंपनी एक 100 रुपये की सेल करेगी तो उसमें 30 रुपये GP होगा, ये मतलब है उर्दू में इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी ऐसे ही है, GP रेशो के बारे में ये लाइन है, GP रेशो के बारे में ये लाइन है। उसके बाद फिर ये जनरल लाइंस थी, ठीक है ना। तो अगर तो इकट्ठी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के ऊपर आपको ये GP और नेट प्रॉफिट नॉर्मली इकट्ठी आती हैं, ये नहीं होती है। नॉर्मली वो कहता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बता दो, तो हम GP और नेट प्रॉफिट रेशो की बात करते हैं, तो उनके लिए ये तीनों चारों इकट्ठी करते हैं, तो ये 3-4 पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। पहली बात ये लिख दी कितना GP कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पर ₹100 ऑफ सेल, और फिर GP रेशो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मेजर करती है। GP रेशो इतनी होनी चाहिए कि वो सारे एक्सपेंसेस को कवर करे और प्रॉफिट बचा दे। फिर ये रेशोज़ जितनी हायर हों उतनी बेटर हैं। और GP और नेट प्रॉफिट को कंपेयर करो, अगर हाई GP लो नेट प्रॉफिट है तो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बेटर है कंपेयर करो इंडस्ट्री एवरेज और एंटिटी ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। और भी पॉइंट्स आएंगे छोटे मोटे, मैं इंशाल्लाह आपको रीजंस ऑफ वेरिएशंस की तरफ लेके जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, इसकी प्रैक्टिस है, अभी इसको हमने काम को करना है, अभी बहुत काम करने वाला पड़ा है हमारा। अभी तो हमारा कैश फ्लो, EPS, NPO, ये बड़े टॉपिक्स रहते हैं जो ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो जाने, ठीक है। ये भाई ऊपर कर दें, सही से ऊपर नहीं हुआ,
या बंद ही कर दें, फिर यही हो सकता है, ऊपर कर दें इसको। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस ओवर सेल रेशो। एक्सपेंस ओवर से ये भी प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर आपको पता है एक्सपेंसेस का भी तो किरदार होता ही है। ये जितनी कम हो उतनी बेहतर है। यानी एक 100 रुपये की सेल में कॉस्ट ऑफ सेल 70 रुपये है, 70 ही था ना, 70 रुपये है। ये कम कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इसको जब कम कर लेंगे जीपी बढ़ जाएगा। ये 100 रुपये की सेल अगर करते हैं तो उसमें 7 रुपये जो है वो सेलिंग एक्सपेंस है। ये अगर कम कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंस ओवर सेल रेशो में कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, ये 3 एक्सपेंसेस के साथ हम सेल के ये रेशोज़ क्या बताती हैं? ये रेशोज़ बताती हैं आपकी इन एक्सपेंसेस को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल बता रही हैं। जैसे ये 3 रेशोज़ क्या बताती हैं? आपके इन प्रॉफिट्स को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या बताती हैं? मैं यूं के वैसे ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। प्रॉफिट्स जो भी जिस किस्म के हैं, ठीक है ना, 3 तरह के थे। प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है। 3 तरह के प्रॉफिट, जीपी, पीबीआईटी, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। और ये रेशोज क्या बताती हैं? ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, और यहाँ पे एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है। एक्सपेंस तीनों तरह के आ गए, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, ठीक है। तो सही है ना। अच्छा, तो ये क्या है जी? ये तो आपने फिर यूँ बताना है, जिस रेशो के बारे में आप बताना है। अगेन हुई, बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ था, आपने जिस रेशो के बारे में बताना है ना उसके बारे में ऐसे। उन्होंने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल आप बता रहे हैं, आप क्या कहोगे? कंपनी हैज़ इनकर्ड ₹70 कॉस्ट ऑफ सेल पर ₹100 ऑफ सेल। कंपनी हैज़ इनकर्ड ₹6.87 एडमिन एक्सपेंस पर ₹100 ऑफ सेल, ठीक है। इसको मैं बना लूँगा कोई एक जुमला करके ना, मैं इसके लिए कोई नोट्स आपके लिए बना लेता हूँ, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा, दावा नहीं कर रहा, वादा नहीं कर रहा, सब कुछ आपको कहा है कर लें। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं कुछ ना कुछ आपको करके दे दूँगा, नहीं तो अल्लाह की मर्ज़ी। ये तीनों इकट्ठी भी आ सकती हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, वो कहता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कमेंट करो। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करते हुए हम नॉर्मली, मैंने कहा ये 2 रेशोज़ निकाल लेते हैं, जीपी और नेट प्रॉफिट, और ये 3-4 बातें प्रॉफिटेबिलिटी पे लिख देते हैं। साथ ही हम इन एक्सपेंसेस की रेशोज़ भी निकाल लेते हैं और उनके ऊपर भी इकट्ठा कमेंट कर देते हैं। हम एक लाइन के अंदर यूँ लिख देंगे, कंपनी हैज़ इनकर्ड ₹70 कॉस्ट ऑफ सेल, ₹6.86 एडमिन, ₹18.54 सेलिंग एक्सपेंस पर ₹100 ऑफ सेल रिस्पेक्टिवली। ऐसे इकट्ठा भी हो गया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, अलग आ जाए तो अलग लिख देना, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो नॉर्मली चेंज नहीं होती, एडमिन सेलिंग नॉर्मली चेंज होती है। ये लोअर हो तो बेटर है, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन वाला पॉइंट यहाँ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है ना, वो बेहतर ही होता है, ओके। और ये रेशोज़ हेल्प करती हैं एस्टीमेट करने में फ्यूचर एक्सपेंसेस और कंट्रोल करने में एक्सपेंसेस को, ठीक है ना। इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आएगी ना, पास पेपर्स के अंदर प्रैक्टिस करनी भी, तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी एएल वाले सवाल के हिसाब से आपको कोई अगर छोटी छोटी बना के दे सकूं तो कोशिश होगी, लेकिन वैसे आप बना चुके हैं, आपको आता है अभी सब कुछ, ठीक है। फिर एसेट टर्नओवर रेशो, सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, टाइम्स के अंदर ये रेशो आंसर देती थी। इस रेशो ने क्या बताया था कि कंपनी इज़ अर्निंग ₹3.39 पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस ऑफ सेल पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कि अगर आप इस कंपनी में ₹1 फेंकेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर तो वो 3.39 की सेल जनरेट करेगी। अब ये भी जितनी ज़्यादा उतना बेहतर है ना। ₹1 फेंकने पे एक कंपनी ₹3 की सेल जनरेट कर देती है, दूसरे बिजनेस में ₹1 डालें आप तो वो ₹5 की सेल जनरेट कर, तो कौन सा बेहतर है? क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल अल्टीमेटली उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था AL इज जनरेटिंग 3.39 ऑफ सेल पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। दिस रेशियो टेल्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज कन्वर्टिंग इट्स एसेट्स इनटू सेल। कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू सेल का मतलब आपको समझाया था। ये नहीं कि आपने जो प्लांट लगाया हुआ है आप कभी उसकी मोटर निकाल के बेच रहे हैं, सेल। आप उसकी बेल्ट निकाल के बेच दी, आपने फलाना पार्ट निकाला और बेच दी। इसका मतलब ये है एसेट कन्वर्ट, एसेट को लगाया क्यों, प्लांट को लगाया क्यों है, फैक्ट्री लगाई क्यों है, ताकि गुड्स बने और बिकें। तो वो गुड्स बनाकर बेचना है, ये है उस एसेट को कन्वर्ट करना सेल में। एसेट तो कॉस्ट है, प्लांट फैक्ट्री लगाई वो तो कॉस्ट है, वो तो कॉस्ट है। फायदा कैसे दे रहा होता है, चलता है, रेवेन्यू कमाता है,
तो फिर वो एसिड यूज़ होकर सेल्स जनरेट कर रहा होता है ना। तो वो यही कह रहे हैं कौन सी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट, ये कंपनी, ये रेशो बताती है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने एसिड्स को सेल में कन्वर्ट कर। एज ऑफ कंपनीज एसिड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये मैंने तीनों रेशोज में, चारों में डलवा दिया था, चारों में नहीं, खैर तीनों में। वो इक्विटी वाली के अंदर नहीं डलवाया था क्योंकि इसके अंदर मैंने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसिड्स होते हैं, सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करें तो इक्विटी तो नहीं ना एक तरह के एसिड्स होते हैं, इक्विटी के अंदर तो बहरहाल ऐड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, इसलिए इसके अंदर वो नहीं था। बाकी तीन रेशोज के अंदर मैंने ये पॉइंट डलवाया था। एसेट टर्नओवर, क्योंकि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में था, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी, क्योंकि उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में था, और तीसरी थी ही एसेट्स वाली, तो मैंने उसमें भी डलवा दिया था इस पॉइंट को, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा बेहतर किया है पिछली क्लास में, तो इसको आप भी कर लें ज़रा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये लिखा था एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो दिस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इंटरप्रेटिंग दिस रेशो। तो बच्चों ने कहा ये क्या मतलब, तो वो मैंने समझाया था एग्जाम्पल से, क्या एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कॉमा अ कंपनी विद न्यूअर एसेट्स हायर बुक वैल्यूज may have lower ratios as compared to a similar company, as compared to a similar company with older assets, lower book values, which will have a higher ratio, which will have a higher ratio, ठीक है ना। Therefore this shall be taken into account while interpreting this ratio, ठीक है जी, डन। ये थोड़ा सा मैंने जुमला ज़रा बेहतर कर दिया, ओके। तो ये हमने ऐसे टर्नओवर की इंटरप्रिटेशंस बनाई हैं। अब ये प्रैक्टिस करेंगे पेपर के अंदर कैसे करनी बात है, अभी तो सिर्फ ये बताया जा रहा है आपको कल से कि ये रेशो बताती क्या है, ठीक है। तो ऐसे टर्नओवर रेशो क्या बताती है, पर रुपी वन इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कंपनी ने कितने रुपए की सेल जनरेट की, ये कंपनी बताती है कंपनी कितना एफिशिएंटली, ये रेशो बताती कंपनी बताती, ये रेशो बताती है कि कंपनी कितना, असल में बच्चे कम है ना, टेंशन पड़ी हुई, ये रेशो बताती, पता नहीं ये वाला लेक्चर घर बैठ के लेंगे नहीं लेंगे, अपलोड तो कर देंगे। ये रेशो बताती है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर, लेकिन ये ना समझना कि आप लोग भी ना आते तो अपलोड हो जाता, आप लोग आए हैं तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ये कंपनी बताती है कि ये रेशो बताती है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने एसेट्स को सेल में कन्वर्ट कर रही है। एज ऑफ एसेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रेशो में, ठीक है। उसके बाद अच्छे पॉइंट थे, कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग एसिड टर्नओवर रेशियो और लोअर रेशियोज एज कंपेयर टू आसपास वाले लोग में इंडिकेट्स इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, काम नहीं सही कर रहे हो, फारिग बैठे हो, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, स्लॉपी कलेक्शन मेथड्स हैं, और हायर रेशियो इज बेटर, ठीक है। और इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज। ये मैंने यहाँ पर जुमला ये वही वाला जुमला है, एक ही जुमला लिख लिया करो हर जगह। यहाँ क्या लिखा हो, इट कैन बी यूजफुल टू मेजर एनुअल ग्रोथ और सेल इन as measured at percentage of sale in previous year as already covered in horizontal analysis, ठीक है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट जीपीओ, वो प्रॉफिट्स ओवर सेल रेशियो में 3 थी, फिर एक्सपेंस ओवर सेल रेशियो में 3 थी, उसके बाद हमने एसिड टर्नओवर रेशियो देखी कि पर रुपी वन इन्वेस्टेड इन बिजनेस कितने रुपए की सेल कमा रही, फिर 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट। ये इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं बेसिकली, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। क्या मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या कहा था, क्या होता है याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है याद है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी कौन है, जो ओनर घर से लाए, इन्वेस्टर है, वो भी डिविडेंड लेता है। और लॉन्ग टर्म डेट क्या है, बैंक ने लोन दिया, वो भी इन्वेस्टर है, वो भी इन्वेस्ट करता है, 20 साल 25 साल के लिए उसने लोन दिया हुआ है, ठीक है, लंबे अरसे के लिए लोन दिया हुआ है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसके ऊपर लेता क्या है, इंटरेस्ट। तो ये दोनों लोग, चाहे वो इक्विटी होल्डर हो चाहे वो डेट होल्डर हो, वो देखेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, इक्विटी होल्डर सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी को देख रहा होगा, और एसेट्स को भी दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आसान सी रेशियोज थी, पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रेशियो बताती है कंपनी ने कितने रुपए प्रॉफिट कमाया पर रुपी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो यूँ लिखा था हमने कि कंपनी इज अर्निंग ₹16.8 ऑन एवरी ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस,
दिस रेशियो शोज हाउ एफिशिएंटली कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड्स आर बीइंग एम्प्लॉयड यूज्ड। इसको मैंने यूं कर दिया था ताकि एक जैसा जुमला हो जाए कि दिस रेशियो शोज हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कहा था हायर होनी चाहिए जितने पर आपने फंड्स एक्वायर किए हैं उससे। ठीक है, फिर हायर रेशियो बेटर है, हाउ एवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स, और छठा पॉइंट वही वाला डाल दिया। अब इसको मैंने सही कर दिया हुआ है ऊपर, हर जगह वैसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे वही वाला कल वाला लिखा हुआ है, एज ऑफ कंपनीज एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल सो दिस मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इंटरप्रेटिंग द रेशियो। ठीक है, वो क्या करना है वो ऊपर लिख दिया, एक दफ़ा लिख दिया, हर बार थोड़ी लिखना है। ओके, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी आया, ये मैंने कल का कहा था, ये कल से भी कल पे चला गया, फिलहाल छोड़ो, रेशियोज पूरी करनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी होल्डर देखता है सिर्फ, तो वो सिर्फ किसको देखता है, पैट को। ये बात अभी आपने नहीं पढ़नी, समझा दूंगा जब, तो फिर पता लग जाएगा। तो इक्विटी होल्डर को तो एंड में सब कुछ निकलने के बाद पैट जो बचता है वही मिलता है ना, तो इक्विटी होल्डर सिर्फ किसको देख रहा है, पैट को। डिवाइड भी किससे किया हमने, इक्विटी से, इसमें लॉन्ग टर्म डेट शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये रेशो बताती है पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी कितना प्रॉफिट कमाती है कंपनी। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयज 14.2%, मीनिंग दैट एंटिटी जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 14.2 फॉर एवरी 100 रुपी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। ये बताती है हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स इक्विटी, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। इसमें एज ऑफ एसेट वाला नहीं लिखना, डिनोमिनेटर में इक्विटी पड़ी है। मैंने कहा था या तो नीचे डिनोमिनेटर में एसेट्स पड़े हैं तो आप कहें डिनोमिनेटर में एसेट्स हैं, या दूसरी तरफ मतलब एसेट्स एक तरह के, मैंने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स होते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसमें वो तो लंबी चौड़ी चीज़ है ना, इक्विटी भी है उसमें, लॉन्ग टर्म डेट्स भी हैं, तो उसको एक तरह तकरीबन एसेट्स कह सकते हैं ना। तो उन रेशियोज के अंदर हमने एज ऑफ एसेट्स की बात कर दी, ठीक है ना। लेकिन असल में तो ये समझ ही, देखा जाए तो ये समझ ही कब आती है, जब हम रिटर्न ऑन एसेट वाली डेफिनेशन, ये रिटर्न ऑन एसेट वाली रेशियो पढ़ रहे हो। एज ऑफ एसेट्स वाली बात समझ ही कब आती है, जब रिटर्न ऑन एसेट डिनोमिनेटर में एसेट पड़ा है, तो वहाँ से बात समझ आती है। उसके बाद अगली दो रेशोज पे हम अप्लाई इसलिए कर देते हैं कि हम कहते हैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो एक तरह के एसेट्स होते हैं, यानी अगर किसी के एसेट्स ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली दूसरी तरफ उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादा ही होगा, और जिसके एसेट्स पुराने हो गए, कम हो गए हैं, तो अल्टीमेटली उसके कैपिटल एम्प्लॉयड भी, बैलेंस शीट तो टैली ही होती है ना, तो वो इस तरह से हमने दूसरी तरफ डाला हुआ है। ये बात समझ आई है। तो यहाँ पे नहीं लिखना, ये यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखा हमने। असल तो कहानी यहाँ समझ आती है, पीबीआरटी ओवर टोटल एसेट्स, जिसके न्यूअर एसेट्स बुक वैल्यू हायर, डिनोमिनेटर ज़्यादा, उसकी रेशियो कम। जिसके ओल्डर एसेट्स बुक वैल्यूज कम, डिनोमिनेटर कम, तो रेशियोज ज़्यादा आएंगी। तो असल समझ यहाँ से आता है, ये वाला पॉइंट, एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन इसको हम अप्लाई करते हैं फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी और एसेट टर्नओवर पे भी, क्योंकि उन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, रिटर्न ऑन ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड उनके डिनोमिनेटर सिर्फ उन दो रेशोज में है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड उधर दो रेशोज के अंदर डिनोमिनेटर में पड़ा है ना, तो हम कहते हैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो दोनों तरफ टैली है ना। तो बोलो, तो अगर किसी कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली वही कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादा ही होगा, बैलेंस शीट तो तभी टैली होगी। कहाँ से वो एसेट्स लिए होंगे, कहीं ना कहीं से पैसे तो आए होंगे, दूसरी तरफ भी डेबिट क्रेडिट तो बराबर ही होता है ना। तो इस तरह से हमने ज़बरदस्ती इस पॉइंट को बाकी दो के ऊपर डाला है। ओके, हालांकि किताबों में सिर्फ एसेट टर्नओवर के अंदर ये पॉइंट लिखा होता है, तो मैंने तीनों के अंदर लिखवा दिया। ओके, अच्छा जी, तो ये रेशो क्या बताती है, दिस मीन्स AL इज अर्निंग 14.9 पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स, और अगर नॉन करंट उसने कहा हुआ तो फिर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये क्या बताती है, हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स टोटल एसेट्स। एज ऑफ कंपनी ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वही वाली बात आ गई। ठीक है जी, उसके बाद ये दो पॉइंट्स थे, ये वाला पॉइंट था, सॉरी। ठीक है, ये तो मैं इधर ले गया था ना, इसको फिर हाईलाइट क्या किया, हाउ वेल एंटिटी कैन कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट, वो मैंने लिख दिया हुआ। ठीक है, तो फिर ये तीसरा पॉइंट था, एनालिसिस वुड बी मोर यूजफुल, वही वाला एज ऑफ ये इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड इट इज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर, ये वही था, ये वही वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज पढ़ी। ये बेसिकली तो 7 रेशियोज हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था हैं 4 ही, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज, और फिर इनका नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा, अब डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री डेज वाली जो रेशियो है उसको उल्टा दो और 365 से मल्टीप्लाई ना करो तो वो टाइम्स में आंसर दे देती है, वो टर्नओवर रेशियो है। तो ऐसे ये 7 बनी थी।
पेपर में कितनी लिखनी है, क्या करना है, वो बाद में करेंगे। तो पेपर्स पे जाएं तो सही, आज होमवर्क में दूंगा ना इंशाल्लाह सवाल, तो फिर पेपर्स के बाद कल से शुरू कर देंगे डिस्कस करना, ठीक है? ओके। अच्छा, तो बस एक बात लिखनी है जो ये उल्टाने वाली है, क्योंकि इतने टाइम्स ये वही दिखाने लगा हूँ। हमने ये कहा था कल कि एवरेज डेटर डेज या डेटर डेज कितने हैं, 14.4। अब ये देखो 171 डिवाइड बाई 4315 इंटू 365 14.4 डेज आया था ना। अब इसी रेशो को आप कैलकुलेटर के ऊपर ही सिर्फ इसको हटा के सिर्फ इसको उल्टा दो, तो ये कितना आ गया 5.2 टाइम्स। अब इसको एक ही जुमले के अंदर हम लिख सकते हैं। हम यूँ कहेंगे कि डेटर्स ऑफ AL पे इन 14.4 डेज और 25.2 टाइम्स इन अ ईयर। या यूँ लिख लें जैसे मैंने कल लिखवाया था, मैंने यूँ लिखवाया था कि डेटर्स ऑफ AL, डेटर्स ऑफ कंपनी आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 14 डेज और 25.2 टाइम्स इन अ ईयर। तो ये एक जैसा रोप भी पड़ जाता है, थोड़ा टर्नओवर भी बता दिया आपने, ठीक है? और उसके बाद ये जितना हायर उतना बेटर ना, जितना हायर नहीं, ठीक है? हाँ, पैसे लेट नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये देखा था, एवरेज टाइम टू कलेक्ट मनी फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर शुड नॉट बी टू लॉन्ग। अ लॉन्ग एवरेज टाइम टू कलेक्ट सजेस्ट इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम रिसीवेबल्स। अगर आप लंबे अरसे के लिए पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे तो फिर बैड डेट होने का भी खतरा बढ़ जाता है ना, ठीक है? उसके बाद फिर आगे आ गया था इन्वेंट्री डेज, ये भी उसी तरह से, ये भी अहमद उसी तरह से इन्वेंट्री डेज और उसी को उल्टा दिया तो इन्वेंट्री टर्नओवर। अब हमने यूँ लिखना है कि कंपनी इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू AL इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन 33.4 डेज और 10.9 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है? अब ये भी जितना हायर हो उतना बेटर या लोअर रखना है, कोशिश करनी है कम से कम हो। ज़्यादा हुआ तो ख़तरा है कि कहीं पड़े स्लो मूविंग है, खतरा ऑब्सोलीट ना हो। आपने एक चीज़ आज ख़रीदी है, वो आउट ऑफ फैशन होगी 2-3 महीने में, तो क्या करोगे आप? तो रख के बैठे रह जाओगे, तो लॉस आ जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर फिर ये डिस्कशन भी हमने की थी कि ये 3 तरह की अलग अलग भी हो सकती हैं। मुश्किल नहीं था, आसान ही था, मैंने यहाँ पे करके बता भी दिया था आपको। अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के डेज निकालने हैं तो फिर एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को डिवाइड करना रॉ मटेरियल कंज्यूम से, जो एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है ना आपने, ठीक है? और अगर आप लोगों को वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री के डेज चाहिए तो एवरेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को डिवाइड कर दो CGM से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से। और अगर आपने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के डेज निकालने हैं तो फिर फिनिश गुड्स की एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ सेल से। ये मैंने बात की थी कल, लेकिन ये मुझे कहीं नज़र नहीं आया आज तक इस सवाल के अंदर ये रेशो ऐसे निकली हो, पर पता तो होना चाहिए कि अगर निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालनी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना आप लोगों के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ छोटे कोई मज़ीद कोई बेहतरी आ सके, कोई 2-4 चीज़ें ऐड हो जाएं और कोई जो है वो एक सफ़े के ऊपर कुछ इस तरह से मामला कर दूं। लेकिन ये कोशिश ही होगी, बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर तकिया नहीं रखना। अपनी तैयारी कर ली है आपने, तैयार हो गए हैं आप। अब आपकी कोई सहूलत बन जाए हो सके तो मेरे से तो मैं करूँगा कि मैं कोई एक सफ़े के ऊपर 2 सफ़े 3 जितने बने छोटे पॉइंट्स में इन बातों को ज़रा लिखने की कोशिश करूँ जो आपने ऑलरेडी लिख ली हैं। आप कहेंगे ज़रूरत कोई नहीं, हमने तो लिख भी ली, ठीक है? बहरहाल एवरेज टाइम टू पे, इसके अंदर भाई 19.2 डेज़ हम क्रेडिटर को पे करते हैं या 19 दफ़ा साल में पे करते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसको ये नहीं कहना कि इसको हायर रखें, बल्कि इसके बारे में मैंने कहा था कि आपने ये लाइन, दिस रेशो इज इंटरप्रेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर। मतलब ये कि वो कह रहा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन करने से पहले ये देखो क्रेडिटर ने कितना अरसा आपको अलाउ किया हो। अगर उसने 30 दिन अलाउ किया और आपका 60 दिन आ रहा है तो आप कहें जी बस बेहतर है, हायर इज़ बेटर। नहीं, वो कहते हैं कि इस रेशो को हायर कहना ही नहीं है बेटर, बल्कि इस रेशो के बारे में आपने पर्चे में भी यही लिखना है। हम यूँ लिखेंगे कि AL पेज इट्स क्रेडिटर्स इन 19.2 डेज और 19 टाइम्स इन अ ईयर। However, any decision shall be made after taking into account credit period allowed by the supplier। बस ये नहीं कहना कि हायर इज़ बेटर। अगर वो दे दे क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर तो फिर कंपैरिजन करके दिखा देंगे। क्रेडिटर ने 30 दिन दिए हुए हैं तो हम 15 दिन में 19 दिन में पे कर रहे हैं, यार ये तो हम खामखा में जल्दी कर रहे हैं, इसको 29-30 दिन पे लेके जाओ।
जब एक टाइम अलाउड है, मुफ्त का फाइनेंस है, याद है आपको कहा था ये मुफ्त का फाइनेंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पैसे आप उधार चीज़ मिली हुई है, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने अलाउ किया हुआ है 30 दिन का क्रेडिट, तो आप पागल हैं कि 19 दिन में पैसे पे कर देते हैं, आप 30 दिन में करें, अलाउ किया हुआ है। और अगर उन्होंने अलाउ किया हुआ था 15 दिन, तो भाईजान खतरा है, 4 दिन ऊपर जा रहे हैं, आपकी गुडविल ख़राब हो सकती है। तो दोनों सूरतें हैं। अगर तो वो सवाल में क्रेडिट पीरियड दे दे तो आप उसके हिसाब से इंटरप्रेट करोगे, ये पर्चों में जाके आप देखेंगे ना, पास पेपर्स में। और अगर वो क्रेडिट पीरियड ना दे तो ये लाइन डाल के रोक झाड़ देंगे कि हमें इसका पता है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल, बड़ी इंपॉर्टेंट ये रेशो थी, ठीक है। एक अलग एग्जांपल से ये निकल आता है, ठीक है। मैंने कहा था कि ये आपने निकालनी है, पता नहीं घर पे आपने निकाली या नहीं। किस बच्चे ने ये होमवर्क किया था? सर इतना कुछ था, मैं भूल ही गया, 2 बच्चों ने किया। चलें, खैर आंसर तो ये आया उन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल रेशो ये बताती है कि हमें कितने अरसे के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। और इसकी लेंथ को मॉनिटर करते रहना है ओवर टाइम, इसको अनरीजनेबल नहीं होने देना, ठीक है। और पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल बैलेंस जो है वो बैलेंस करता है इनकमिंग और आउटगोइंग पेमेंट्स को। कोशिश, मैं अभी इसको नहीं बताता, वैसे कोई मसला नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप बहुत लंबा अरसा पैसे फसाई रखते हैं इन्वेंट्री में और डेटर्स में, और कम से कम वक्त ले लें क्रेडिटर से, तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ गया। मतलब कि आप मिसाल के तौर पे, मैं यही बिज़नेस में बैठा हूँ और मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है 20 डेज़, और आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है 87 डेज़, तो फिर आपने ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको ये पैसे दरकार हैं, 87 दिन के लिए आपको ये पैसे तो फंसाने पड़ेंगे। तो जिससे मांगोगे, कितने अरसे के लिए मांगोगे? आपने लोन बैंक से लिया तो आप 87 दिन के लिए इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। बात समझ आ गई? ये ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई। अब इतना कम भी नहीं कर देना कि आप क्रेडिटर को बस पैसे आएँ और दे दो पैसे आएँ, अपने पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हो, अब बढ़ ना सको। तो बहरहाल अंडर ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, जुमला ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ओके जी, बैलेंस करता है इनकमिंग आउटगोइंग पेमेंट्स को। मतलब कि हमारी कोशिश तो यही होती है कि भाई से मैंने चीज़ें ली थी ना कल उधार पे, इसको कहा था आपको 15 दिन में दूंगा, तो आगे जो उस भाई को मैं चीज़ बेचूं उससे भी 15 को दिन में अगर पैसे आ जाएं तो बेहतरीन हो जाए, बेहतरीन हो जाए। लेकिन बीच में इन्वेंट्री टाइम भी आया, तो कोशिश करनी है बैलेंस करने की इनकमिंग आउटगोइंग को, ये कोशिश, इसको कम से कम पे लाने की इसीलिए कोशिश की जा रही होती है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपसे मैंने उधार पे चीज़ खरीद के आगे बेच दी है, मेरे जेब से तो 1 रुपया नहीं गया, और ना कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई बैंक का लोन तो है नहीं, उधर से आएंगे तो वापस कर दूँगा। तो ये जितना अरसा आपने मुझे उधार दिए रखा, गुड्स उधार पे दिए रखे, वो क्या था? वो फ्री ही फाइनेंस थी। ओके जी, अब आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप, वैसे सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है। इनके बारे में जो लिखना है वो मैं लिख कर ले आया हूँ, वो आपको मैं नोट करवाऊंगा, लेकिन पहले समझाऊंगा। एक एग्जांपल है जी, सिंपल सी। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रेशोज होती हैं, ये देखती हैं कि आपकी एबिलिटी है टू पे करंट लायबिलिटीज़ आउट ऑफ करंट एसेट्स। मैंने कल जाते जाते एक बात छेड़ी थी, वैसे ही मैंने कहा था कि घर पे बिजली का बिल आए तो अब्बा जान ये नहीं कहते चलो वो वाला एकड़ ज़मीन का पूरा ही बेच देते हैं, प्लाट बेच देते हैं। आपको फैक्ट्री लगाई हुई है, आपको वापदा का बिल ज़्यादा आ गया तो आपने फैक्ट्री बेच दी कि मैं बिल पे करना है। ये हालात नहीं आने चाहिए आप पे। आपकी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स होने चाहिए। नॉन करंट एसेट्स लंबे अरसे के लिए यूज़ करके फ़ायदा देते हैं। आप अगर 4-5 महीने का इकट्ठा बिल होकर ज़्यादा आ गया और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं करंट एसेट्स से, और फैक्ट्री बेचनी पड़ रही है, तो कारोबार बंद करें, आपका कारोबार नहीं चल रहा फिर। तो ये अब देखो ना, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे ये भाईजान ने मुझे गुड्स उधार पे दी, तो ये क्या देखेंगे? ये मेरी करंट रेशो देखेंगे, क्विक रेशो भी देखेंगे कि इनकी एबिलिटी है टू पे करंट लायबिलिटीज़ आउट ऑफ, ये मेरे पैसे दे लेंगे, इनके पास इतना कैश वगैरह पड़ा हुआ है, डेटर्स इतने हैं। तो लिक्विडिटी रेशोज क्या करती हैं? ये चेक करती हैं एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज़ आउट ऑफ करंट एसेट्स। अगर कंपनी खुदा ना खास्ता करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स की तरफ रुजू करने लग जाए ना, तो ये ख़तरनाक बात है, ये बिज़नेस के बंद होने की निशानियाँ होती हैं।
ठीक है, आप BFD के अंदर जाके पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग में मतलब इसको लफ्ज़ को कहा जाता है ओवर ट्रेडिंग। आपका बिजनेस फेल होने की तरफ चल पड़ा, बड़े बड़े बिजनेस दुनिया के अंदर फेल हो गए वर्किंग कैपिटल को सही मैनेज ना करने की वजह से, ठीक है ना। तो आपकी कोशिश क्या होगी, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से ही पे करना। तो ये चीज़ नज़र आती है आपकी इस रेशो से, ठीक है हजरत, बिल्कुल ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट रेशो है, इसलिए पिछले का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, है भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखें, कल वाली छुट्टी का इस पर कोई असर नहीं है यहाँ से आगे। तो एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स। तो मैंने एक एग्जांपल बनाई कि आपके पास 5 रुपये की करंट लायबिलिटीज़ पड़ी हैं एज ऑन 31 दिसंबर। ये एज ऑन, ये किसी एक दिन खड़े होकर, इसमें एवरेज नहीं करना, खुदा के लिए ध्यान करना। ये किसी एक मौके पे खड़े होकर देखते हैं, 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर हम कह रहे हैं इतनी लायबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, इतने एसेट्स पड़े हैं। ये ना कर देना आप कि वो साल के एंड पे तो एबिलिटी कोई नहीं नज़र आ रही और एवरेज लेते तो पिछले साल के साथ मिलाने से जो है वो एबिलिटी बन जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। लो भाई, लो भाई कहाँ गया? बड़ा पढ़ लिया यार हमने। जी बच्चों, करंट रेशो निकालनी है तो बहुत सिंपल, हमने ये देखना है कि हमारे एसेट्स कितने टाइम्स हैं हमारे लायबिलिटीज़ के, करंट एसेट्स कितने टाइम्स हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़ के। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, लेकिन एवरेज नहीं करना। ये किसी एक पीरियड पे खड़े होकर हम देख रहे हैं ना, इतनी लायबिलिटीज़ हमारे सर पे पड़ी हैं और उनको पे करने के लिए साल में जो हुआ सो हुआ, हमें उससे क्या। लिक्विडिटी तो इस वक्त खड़े होकर देखी जा रही है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, आपकी एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स इस वक्त कैसी है। तो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इसको भी हम टाइम्स में लेते हैं आंसर, परसेंटेज से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। वो थोड़ी देर में बता दूंगा, आसान है इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना, ये इजी होता है, इसको परसेंटेज में इसलिए नहीं लेकर जाते। तो करंट एसेट्स कितने हैं जी? 12 और करंट लायबिलिटीज 5, ठीक है। आंसर बताएं। 2.4 टाइम्स भी कह सकते हैं आप इसको, 2.4 टाइम्स भी कह सकते हैं, 2.4:1 भी कह सकते हैं। क्या मतलब? टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी वी हैव 2.4 करंट एसेट्स अवेलेबल। एनफ काफ़ी हैं, तसल्ली होगी देख के। तो बोलो, अगर ये मुझे उधार देने लगेगा तो कहेगा यार इनके इस वक्त तक जितनी लायबिलिटीज़ है ना, तो एक पे करने के लिए ₹1 लायबिलिटी पे करने के लिए इनके पास 2.4 एसेट्स हैं, तो ये तो ठीक है, कोई मसला नहीं, इनके लिक्विडिटी के इश्यूज़ नहीं है। लिक्विडिटी का इशू, मसला ही तो यही आता है कि देख, लिक्विडिटी का इशू क्या है, आपके अगर एबिलिटी नहीं है टू पे करंट लायबिलिटीज इनटू करंट एसेट्स, तो मतलब लायबिलिटी तो पे करनी ही करनी है जब फॉल्ट ड्यू हो जाए। तो आप फिर क्या करोगे, बिजनेस के एसेट्स बेचना शुरू कर दोगे नॉन करंट वाले, या महंगे फाइनेंस ले लोगे लॉन्ग टर्म वाले और वो फिर इधर लोन लेके लोन दे रहे होगे, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है ना। तो ये कंपनी ठीक है। तो ये क्या है जी, एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स। ये तो मेरी एग्जांपल थी ना, ठीक है। तो ये मैं पहले अपनी एग्जांपल समझा लूँ, फिर आपके एएल के ऊपर भी चले जाते हैं, ठीक है। अब कोई एतराज़ इस पर? कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स के अंदर तो कैश एंड बैंक भी होता है, इसके अंदर तो डेटर्स भी होते हैं, इसके अंदर तो इन्वेंट्रीज भी होती हैं, इसके अंदर तो प्री पेमेंट्स भी होती हैं। अब कोई एतराज़? प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है? हमने अपने जो बिल्डिंग का मालिक था, किराए पे थी हमारे बिजनेस की बिल्डिंग, उसको हमने अगले साल का किराया एडवांस में दिया हुआ है, प्री पेड रेंट। हमारा बिजली का बिल आ जाए तो क्या उस प्री पेमेंट को हम यूज़ करके पे कर सकते हैं? अच्छा चलो, आपने इंश्योरेंस वालों को साल का प्रीमियम एडवांस दिया हुआ है, बिजली का बिल आ गया है, अब ये प्री पेड इंश्योरेंस आपका एसेट है, क्या उसको यूज़ करके आप कर सकते हो पेमेंट? नहीं कर सकते। अच्छा, इन्वेंट्रीज कौन सा एकदम से बिक जाती हैं, बिल आया 2-3 दिन के अंदर जमा कराना है, इन्वेंट्री क्या ज़रूरी 2-3 दिन में बिक जाए? इन्वेंट्री बिकने में टाइम लग सकता है,
मसला है, और बोलो है कि नहीं मसला इनमें, ठीक है। तो मोतरजीन ने आके एतराज़ किया कि यार ये करंट रेशो जो है ना, ये ज़रा ज़्यादा क्लियर बात नहीं करती, आप थोड़ा और ज़रा तफसील से, ज़रा थोड़ा और रिगोरस, इसको ज़रा और सख्ती से ज़रा इसको एनालाइज करके बताएं। मैंने कहा अच्छा यार, मिसाल के तौर पे मेरे पास कैश एंड बैंक में पड़े हैं जी 4 रुपये, और मेरे पास डेटर्स में पड़े हुए हैं 2 रुपये, और इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है 5 रुपये की, कितने हो गए 11, प्री पेमेंट 1 रुपये की, ठीक है। तो मुतरजीन ने क्या कहा, भाईजान नहीं, ये बात सही नहीं है, ये प्री पेमेंट तो यूज़ नहीं होनी, ये इन्वेंट्री यकदम तो बिकनी नहीं है, तो आप ना कोई और भी टूल साथ रखें। ठीक है, ये भी एक यूज़फुल टूल है, कोई और टूल भी हो। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्विक एसिड्स, इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो भी कहते हैं, ठीक है। हम क्विक एसिड्स निकाल लेते हैं। क्विक एसिड्स नाम रखा हुआ है, क्विक एसिड जो ऐसे जल्दी से कैश में कन्वर्ट, या तो खुद कैश है या कोई प्राइस बॉन्ड पड़े हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, ठीक है, या किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, बेच सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और चीज़ है, ठीक है ना। इस तरह के क्विक एसिड्स, ठीक है, ये कोई या तो इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, या कैश खुद है, तो इनको हम ले लेते हैं, हम प्री पेमेंट्स और इन्वेंट्रीज को निकाल देते हैं। हाँ जी, मैं चाह रहा था कि ये बात आ जाए, पहले मुझे क्विक एसिड की तरफ जाने तो देते। खैर चलो, भाई कह रहे हैं आपने इन दो को तो कह दिया कि इनको बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तो यूज़ हो ही नहीं सकता, ये कौन सा फ़ौरन बिक जाती है और पैसे आ जाते हैं। तो डेटर्स भी तो ऐसे ही हैं, हमारा बिल आएगा तो डेटर्स को मैंने इसको चीज़ें बेची हुई हैं, 1 महीने का उधार का टाइम दिया हुआ है, बिल मुझे आज आ गया, मैं से फ़ोन कर रहा हूँ भाईजान बिल आ गया, पैसे दे दें, वो कह रहा है भाईजान कोई नहीं, पैसे महीने का टाइम लिया था, महीने पे अपनी ज़ुबान पे कायम दूंगा इंशाल्लाह। तो भाई की बात तो सही है कि डेटर्स भी कौन सा एकदम से पैसे दे देते हैं, लेकिन डेटर्स के अंदर ना बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो है डिस्काउंटिंग का। जी हाँ, डेटर को बेच सकते हैं आप, डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स आपने इंट्रो में पढ़ा आजकल, डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं भाई, डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स, क्या चीज़, किधर पढ़ा हुआ है, I2B में। अच्छा गुड यार, शुक्र है, शुक्र है आप पढ़ के आए। तो डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स जो है बच्चों, ये क्या है, मैंने जो अहमद को 100 रुपये उधार पे 100 रुपये की चीज़ें बेची थी, इसने मुझे महीने बाद पैसे देने थे, ठीक है, मुझे बिल आ गया, अब मैं चला गया बैंक के पास, मैंने नहीं कहा बैंक वालों को भाईजान मुझे आने हैं 100 रुपये 1 महीने बाद, आप ऐसा करें आप मुझे अभी 90 रुपये दें और ये डेटर आप मुझसे ख़रीद लें, अब 1 महीने बाद आप इससे जाके 100 रुपये ले लेना। अच्छा जी, ये कहीं कैमरा रीस्टार्ट हुआ है और बीच में आवाज़ मिस हुई थी, तो मैं यहाँ से तकरीबन यहाँ से बात कर लूँ दोबारा, कितनी देर पहले हुआ है ये, 1-2 मिनट पहले, ये जो अभी बात आवाज़ कटी थी, कहाँ पे था उस वक्त में। हाँ तो चलें ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री और प्री पेमेंट को माइनस करना है सिर्फ, ठीक है। डेटर्स को माइनस क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें डिस्काउंटिंग वाला एलिमेंट मौजूद है। हम ये कहते हैं कि जैसे कैश एंड बैंक है ये अवेलेबल है हमें, वैसे ही डेटर्स भी समझो कैश बैंक की तरह ही अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी कुछ मैं कहता हूँ जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है आपने कोई बॉन्ड्स वगैरह ख़रीद के रखे हुए हैं, कोई कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, वो भी तो ऐसे ही है, मार्केट के अंदर बेच दें जाके, बॉन्ड्स उड़वा लें जाके, ठीक है ना। तो उनको नहीं माइनस करते रहना, माइनस सिर्फ क्या करोगे, इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स को, ओके। तो फिर हम चले गए क्विक एसेट्स की तरफ, ठीक है जी। और क्विक एसेट्स कैसे निकाले हमने, ये हमारी एग्जांपल के हिसाब से ज़रा थोड़ा चेंज हो गया, पिछली एग्जांपल और थी, पिछली किताब में डाटा और था, 12 यही था, चूँकि मैंने मिटा दिया था तो अभी जी बच्चों, ओके। तो कैश एंड बैंक करंट एसेट टोटल कितने हैं जी, 12 में से इन्वेंट्री माइनस करो 5, प्री पेमेंट माइनस करो 1, तो क्विक एसेट्स कितने हो गए 6, करंट लायबिलिटीज़ 5, तो कितना आ गया 1.2:1, यानी ये रेशो क्या बता रही है, ये रेशो बता रही है कि टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी वी हैव 1.2 क्विक एसेट्स अवेलेबल। और अगर ये रेशोज 1 से नीचे चली जाए ना तो ख़तरनाक बात है, ठीक है। ये 1 से नीचे जाए तो क्या कह रहे हैं हम
हमारी एबिलिटी हमारी इनएबिलिटी है टू पे करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स, और ये चली जाए तो हम कहते हैं इनएबिलिटी है हमारी टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी आउट ऑफ क्विक एसेट्स। ठीक है ना, ये बात समझ आई। अब पिछली क्लास बच्चे कहने लगा सर इसको परसेंटेज में क्यों नहीं करते कन्वर्ट, परसेंटेज में, तो मैंने कहा चल यार इसको तू ज़रा इंटू 100 कर, आंसर आ गया 240%। मैं क्या अब समझा, मुश्किल होगी ना समझाना। 240% मेरे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के 240% हैं। ये बात इंटरप्रेट वहाँ से भी हो जाती है, लेकिन अकाउंटेंट ने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर ऐसी समझ आती है। ₹1 करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए 2 एसेट्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो टाइम्स में या रेशो को इस तरह से लिख लिया, ठीक है जी। ये हैं जी हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। कौन सी रेशियोज जी, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। 2 रेशियोज हैं इसके अंदर, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के अंदर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स को माइनस करते हैं। डेटर्स को क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें डिस्काउंटिंग का एलिमेंट है। कहीं आवाज़ मिस हुई थी, मैंने कहा जो भी बात है ये तो नहीं की थी, ठीक है ना। चलें जी पढ़ के देखते हैं फिर। लिक्विडिटी मीन्स हैविंग कैश और एक्सेस टू रेडिली अवेलेबल कैश टू मेक पेमेंट्स फॉर सेटलिंग द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ द एंटिटी, ठीक है। वही बात जो मैंने लिखी है ऊपर, पढ़ के देख लो, वही बात है। लिक्विडिटी मीन्स कैश और एक्सेस टू रेडिली अवेलेबल कैश, एक्सेस मतलब पहुंच, टू मेक पेमेंट्स फॉर सेटलिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, वही वाली बात है ऊपर वाली, ठीक है ना। एबिलिटी टू पे करंट लाइबिलिटी आउट ऑफ करंट एसेट, बस यही, ठीक है। For the purpose of ratio analysis, liquidity is measured on the assumption that only sources of cash available are cash in hand or in bank or other current assets that will soon be converted into cash during normal cycle of trade. Similarly, it is also assumed that only immediate payment obligations to be settled by the company are in current liabilities. वही assumption है इसकी, ठीक है। There are 2 ratios for measuring, एक है करंट रेशो, दूसरी है क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम लिख लो अपने पास, एसिड टेस्ट रेशो भी इसे कहते हैं। पर्चे में लिख दे एसिड टेस्ट रेशो, आप बैठे हो ये क्या होता है, हम तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, एसिड कहाँ से आ गया, एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है, दूसरा नाम है इसका। चलें जी, अपना सवाल आ गया फिर हमारा, बताएं जी। जी हाँ, एसिड ACID, ये देखना, ये देख, तेजाब टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, कैसे हो जाके। जी बच्चों, तो अपने सवाल पे जाएं और जाके करंट रेशो निकालें, जल्दी से, जल्दी करें। हमारा सवाल तो नहीं है ना ये, हमारा सवाल तो ये है, वो तो मैंने ऐसी एग्जांपल बनाई थी। बस काम की बात शुरू होने ही वाली थी बेटा, आप आ गए, जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें, जैसे हम टाइम पास कर रहे थे। तो कभी भी लेट नहीं होता बच्चा क्लास में आने वाला। 2.89 कह रहे हैं जी, कैसे। करंट एसेट्स हैं हमारे पास, करंट एसेट्स किधर हैं, ये 452, और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 156, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, बोलो। तो करंट एसेट्स 452 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ 156, आंसर क्या आता है 2.89, 2.9 कर लें, चलें 2.89 इस टू 1, ठीक है। अच्छा, ज़रा क्विक रेशो भी निकाल दें। हाइब्रिड में तो कोई बच्चा नहीं ना बैठा हुआ, आज बैठने भी नहीं देना। क्विक रेशो निकालनी हो तो क्या करोगे, इधर देखो, इधर देखो, इस 452 में से ये 272 माइनस कर दो, बाकी तो और कोई प्री पेमेंट्स वगैरह तो नज़र आ नहीं रही, ठीक है। तो 452 माइनस 272 करो और उसको डिवाइड करो 156 से, क्या आ गया 1.15:1, ठीक है। तो क्या बता रही है हमारी ये रेशोज़, हमारी रेशोज़ ये बता रही हैं, टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी AL हैज़ 2.89 ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल, या
टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, AL हैज़ 1.15 ऑफ क्विक एसेट्स अवेलेबल। लेकिन मैं इन दोनों को अलग अलग लेके चला हूँ और मैंने ना इसकी इंटरप्रिटेशन सारी ही लिखवा दी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये ज़्यादा हो तो बेटर होता है ना, मतलब ये (1:1), ये 1 ही रहना है, ये तो 1 ही रहना है ना, रेशियो बनाई है ना, ये तो 1 ही रहना है, तो ये ज़्यादा हो तो बेटर होता है ना। कितना ज़्यादा हो? जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, किताबों में लिखा हुआ मिलता है सजेशन के तौर पे कि 2:1 है इज़ एन आइडियल करंट रेशियो, 2:1 इज़ एन आइडियल करंट रेशियो। तो कोई नहीं, ये सेटिस्फैक्ट्री है, थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस होता ही है, ये सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। 2:1 इज़ एन आइडियल। 1 से नीचे आ जाए तो फिर तो हमारी एबिलिटी नहीं रही, और 2 से नीचे ठीक है, अभी एबिलिटी है लेकिन डर तो पड़ा ही होता है। 2 से ऊपर है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन आइडियल क्या है? 2:1। अब 2:1 तो हो गई ना आइडियल। और एक कंपनी है जिसकी करंट रेशो नीचे वाली है, कितनी? 350:1, यानी ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए इनके पास 350 रुपये पड़े। आखिर नहीं हुई पड़ी, ये सही कंपनी है, ये सही पड़ी। लोन लिया हुआ है, ये हुआ वो हुआ है। पहले तो ये बताओ, कैश, ये करंट एसेट्स के अंदर अमाउंट्स ज़्यादा, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं तो ये रेशो ज़्यादा है ना। तो क्या ये आपको नॉर्मल लग रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए कि कोई खतरे की बात है? क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? खतरात ये लाहक हो सकते हैं, चोरी नहीं, खतरात ये लाहक हो सकते हैं कि इन्वेंट्री बिकदी नहीं पई, इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, बिक नहीं रही, तभी इकट्ठी हुई पड़ी है इतनी। डेटर पैसे नहीं दे रहे, रिकवर नहीं कर पा रहे, इसलिए डेटर बढ़ते जा रहे हैं। अब एक उठा यहाँ से, उठा यहाँ से एक, कौन उठा? कौन उठा? कोई तो हो, हजरत उठे, मेरा दोस्त, मेरा भाई, उठ के कहने लगे, सर यहाँ पे तो नहीं ना पता इन्वेंट्री। चलो आप ऐसे कैसे कैसे कह सकते हैं इन्वेंट्री बड़ी पड़ी थी? ठीक है, काफ़ी पड़ी है, माना, ठीक है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 359 है, खामोश है केस, ठीक है ना, 350 है। रेशो आ गई, तो मैंने कहा यार इसकी इन्वेंट्री ज़्यादा होंगी। हजरत ने कहा सॉरी सर, हो सकता है इन्वेंट्री कम ही हो। मैंने कहा यार डेटर इरिकवरेबल हो। हजरत कहने लगे नहीं, डेटर से भी पैसे ले लेते हैं, ये सारा कुछ हमारे पास हो सकता है कैश में भी तो पड़ा हो, सिर्फ कैश एक्सेसिव हो, फिर तो कोई मसला नहीं ना। मसला फिर भी है, इतना कैश वेला रख के बैठे हो, पागल हो, कहीं इन्वेस्ट कर लो एल्सवेयर इन द बिजनेस। बात नहीं समझे? पैसा तो पड़ा पड़ा, वैल्यू लूज करता है, डेप्रिशिएट हो रहा है, इसको कहीं इन्वेस्ट करो, ये और पैसा कमा के लाए। तो इन एनी केस हजरत, इन एनी केस दिस इज अनयूजुअल, दिस इज अनयूजुअल। तो हमने क्या कहना है, जो कहना है वो मैंने लिखा हुआ, आप उसको से पिक्चर ले लेना, घर पे लिख लेना, ठीक है। मैं यूँ कहूँगा पहले मैंने क्या कहना है, कंपनीज अर्निंग सॉरी, AL की रेशो क्या सजेस्ट कर रही है कि टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, AL हैज़ 2.89 करंट एसेट्स, दिस इज अ सेटिस्फैक्ट्री रेशो, एंड एन आइडियल रेशो इज 2:1, ठीक है। लेकिन अगली बात ये है ना, कभी इंडस्ट्री की नॉर्म भी होती है कि नहीं रहते, वो 1.5:1 पे रहते हैं, सारी इंडस्ट्री में यही हालात हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से भी ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। आइडियल 2:1 है, लेकिन हर इंडस्ट्री के हिसाब से ये प्लस माइनस थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन जुमला जो असल है वो क्या है? एन अनयूजुअली हाई करंट रेशो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्री, डिफिकल्टी इन रिकवरी और एक्सेसिव कैश विच कैन बी इन्वेस्टेड एल्सवेयर। ठीक हो गया? ये सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन लो, ये भी लिखा हुआ है। पिक्चर लेनी है तो ले लो, खाम है, लेकिन ये भी लिखा हुआ मिलेगा। अगली बात, ऐसे ही क्विक रेशो है, 1.15:1 है। टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी वी हैव 1.15 क्विक एसेट्स, ठीक है।
यूँ भी कह सकते हैं कि हम 1 रुपया पे करके भी 0.1 पड़ा होगा, यूँ भी कहते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, या 1 रुपया पे करके भी 1.89 हमारे पास पड़े होंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सजेशन ये होती है आइडियल क्विक रेशो है 1:1। एनी एक्सेसिव क्विक रेशो, अब वो ना तो स्लो मूविंग होगी ना डिफिकल्टी वाला चक्कर होता है नॉर्मली, ये हो भी सकता है किसी हद तक, लेकिन ये वाला पॉइंट तो इधर भी आ जाता है। मे बी एन इंडिकेटिव दैट देयर आर एक्सेसिव कैश बैलेंसेज विच कैन बी ट्रांसफर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, ठीक है, सही है। तो ये दो रेशोज हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से लिखेंगे। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले करंट रेशो है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा यहाँ तक, ये मैं पढ़ के बताता हूँ, ये सारी बात अब आपके सामने आ रही है। इसकी पिक्चर ले लेना, इसको घर पे नोट करना। ये 4 पॉइंट्स मैंने बुक वाले नहीं उठाए, उसमें ज़रा थोड़ा सा चीज़ें मुझे कुछ कम लगी और कुछ ज़रा है पैदल लगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अ करंट रेशियो ऑफ 2.9:1, 2.89 जो भी था, 2.9:1 इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, ये मैंने बाद में ऐड किया फिर, एज इट सजेस्ट्स दैट to pay ₹1 current liability, AL has 2.9 rupees of current assets available. Had it been lower than 1, it would have suggested inability of the company to pay its current liabilities out of current assets. ठीक है, अच्छा जुमला हो गया ये। अब it is sometimes suggested that an ideal current ratio is 2:1. However, in some industries, it is normal to have lower current ratios. देखो रेशियोज के टॉपिक में ना हमने मे के साथ सारी बातें करनी है, इट मे बी दिस, इट मे बी दिस, हम कंफर्म नहीं होते कि असल में ऐसा है भी सही। जैसे बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है, हमें क्या पता, बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स नज़र आ रहे हैं, हमें क्या पता कि इसके अंदर इन्वेंट्री स्लो मूविंग है या नहीं हो गई। यार हमारे ऑर्डर ही बहुत बड़े बड़े हैं, हमने वो बेचनी है आगे, इसलिए बना के रखी हो, आप कह रहे हैं स्लो मूविंग हो गई है, पड़ी हुई है, तो हैं डेटर्स भाईजान, डेटर कैसे इर्रिकवरेबल है, हमने सिक्योरिटी लेके रखी हुई, आपने कह दिया इर्रिकवरेबल है, ठीक है ना। तो हम मे के साथ सारी बातें करते हैं कि जी हमें लगता है ये, हमें लगता है ये, हमें लगता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, किसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने पड़ी है, हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ओके। अच्छा, हमें क्या पता डील लिमिटेड कौन है, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो बस इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कर ये चीज़ें अंदाजे लगा रहे हैं, ठीक है। तो however in some industries it is normal to have lower current ratio. इंडस्ट्री की नॉर्म यही है कि वो 1.5 रखते हैं, 1.5:1 रखते हैं, सारी इंडस्ट्री में यही नॉर्म है, टेंशन ही कोई नहीं है, रूटीन है उनकी, हमने भी रखा हुआ है, कोई नहीं, वो लोअर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एन अनयूजुअली हाई, हाँ ये मसला, एन अनयूजुअली हाई करंट रेशियो, ये अनयूजुअली हाई नहीं थी, ये 2, 2.5, 3 रुपये, ये तो कोई अनयूजुअल नहीं है, ये 2, 2.5, 3 रुपये, एक करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 1.5, 2 रुपये की, 3 रुपये की अगर करंट एसेट्स पड़े तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये मसला जो मैंने बताया था 350:1, एन अनयूजुअली हाई करंट रेशो, कोई ऐसी बात नहीं कि स्टैंडर्ड ने कहीं लिखा हुआ है किसी ने कि इतनी रेशो हो तो ये अनयूजुअली हाई है, बस ये जजमेंट होती है आपकी। एन अनयूजुअली हाई रेशो, करंट रेशो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, डिफिकल्टी इन रिकवरिंग डेट्स, excessive cash that can be invested elsewhere. However, it is better to compare these results with industry average and its own performance over the years. Take the picture and write it on your page जो आपका बन रहा है। छेती कर लो भाई, पिछले ताड़ी तस्वीर खींच लेंगे। पार्ट 2 करते हैं, बस 1 मिनट, ये पूरा कर लो, चलें आगे। क्विक रेशियो कितनी आई है, 1.15 आई है ना। A quick ratio of 1.15:1 is considered satisfactory, ये मैंने बाद में ऐड किया था दोनों में, as it suggests that to pay, उस मैंने पता क्या किया था, ऊपर से कॉपी किया था, इधर पेस्ट किया था, जहाँ जहाँ करंट लिखा था वहाँ वहाँ क्विक कर दिया था, चेक कर लो, अभी जुमला देखोगे आप, थोड़ी बहुत चेंजेस है। A quick ratio of 1.15:1 is considered satisfactory as it suggests that to pay ₹1 current liability, AL has 1.15 rupee of quick assets available. Had it been lower than 1, it would have suggested inability, यहाँ quick assets लिखा है, QA, ठीक है। Had it been lower than 1, it would have suggested inability of the company to pay its current liabilities out of quick assets. It is sometimes suggested that an ideal quick ratio is 1:1. However, in some industries, it is normal to have lower quick ratios. होनी चाहिए वैसे,
ये जुमला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से ना। हाँ, अगर इन सम इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं लगता जी, ठीक है। अब ये सुबह लेक्चर अपलोड होना है, मेरे सुबह वाले बच्चों को मैं वैसे कल बता दूंगा, लेकिन अल्लाह करेगा वो ले लेंगे, लेकिन सारा लेक्चर वो नहीं लेंगे क्योंकि पहली बात उन्होंने की हुई है। इसको मैं मिटा नहीं रहा ताकि कल मुझे याद रहे अपने सुबह वाले बच्चों को बताने के लिए। इसको मैं वैसे तो 5-6 बच्चे थे सुबह, लेकिन उनको भी बताना तो है ना कल जाके क्लास में, बाकी में तो सारों ने यही वाला लेक्चर लेना है, ठीक है। तो भाई इसको कम नहीं रखना, ठीक है। वो सिर्फ करंट रेशो है, वो आपकी 1 से नीचे ना आए, 1 से नीचे ना आए, और 2:1 से नीचे हो जाए तो खैर है, ठीक है ना। अच्छा, एन अनयूजुअली हाई क्विक रेशो मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एक्सेसिव कैश दैट कैन बी invested elsewhere. However, it is better to compare these results with industry average and its own performance over the years. Take the picture. ये भाई आपने नहीं लिख के नहीं काटना, मैंने इसलिए लिख के काटा है कि मैं सुबह वाले जो बच्चे मेरे जिन्होंने कल आज क्लास ले लिया, वो तो नहीं ना आप YouTube पे लेंगे लेक्चर, तो उनके लिए मैंने लिखा है ये, ताकि मैं उन्हें याद से कटवा सकूं। चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद जी होती हैं डेट या सॉल्वेंसी रेशियोज। डेट या सॉल्वेंसी रेशियोज क्या मतलब? डेट रेशो जैसे नाम से जाहिर है, ये डेट को चेक करती है इक्विटी के साथ। इक्विटी भी कौन सी? 2 तरह की, या तो सिर्फ इक्विटी ले लेते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं। याद है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल इसको नहीं ले रहा, ये ज़रा समझना मुश्किल होती है, ये वाली मैं ज़रा समझाना आसान है, तो ये मैं लेकर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अपने सवाल के ऊपर बाद में आएंगे, पार्ट 2 स्टार्ट कर दें यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा एंड पे तेज़ हुआ था।